Hi everyone, I am Gitanjali Banerjee, founder of Fertility Dose, a platform for all of you to help facilitate management of fertility or hormone issues. And we are very happy to bring yet another conversation with a leading IVF doctor, Dr. Rishikesh Pai. Good Hello, evening, hi. Dr. Hello, hi. Hi. Good evening. So happy to have you here. You are like a legend to us in Thank our you. community. कितनी बार ही मैंने डिस्कशन सुनी है कि डॉक्टर पाई से मैं मिलने गई थी और ये बात हुआ और हम फिर जाएंगे एंड देन अदर न्यू women or new couples who join, they are always asking कि who is a good doctor, and your name keeps on coming very frequently on our community. So we are very happy and honored to have you here, interact with our community. दोस्तों, आप लोग के साथ डॉक्टर पाई हैं और आपको जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी बात करनी है, उनसे प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, टू आस्क शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, and Dr. Pai will be happy to answer each one of your questions. Before I start, I would like to give a small introduction about Dr. Pai, क्योंकि अगर उनका मैं introduction देने बैठूं तो वो इतना लंबा हो जाएगा. He has so many accomplishments. But मैं quickly बताऊंगी कि he is the medical director of Bloom IVF, which has centers across India. He is the president-elect of Foxy, and he has been awarded with 30 plus awards. In fact, he has given a lifetime of his in the research and management of IVF, and one of the leading awards that he has got is the Lifetime Achievement Award for Outstanding Research in ISSRF. And he has edited 16 plus books, and I don't know what to say, because when I was personally going through my own journey of infertility and मैं चंडीगढ़ में थी तब उस टाइम पे डॉक्टर पाई को बिल्कुल भी याद नहीं होगा, बट मैं आपके पास कंसल्टेशन के लिए आई थी. अच्छा. एंड उस टाइम पे मैं बहुत एक आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट कि मुझे क्या करना चाहिए, आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. एंड द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई हैड, एंड आज मुझे मौका मिला है टू टेल इट टू यू आपके सामने. जैसे ही आप आए रूम पे, हम लोग बैठे थे एंड यू केम, द फर्स्ट थिंग यू स्टार्टेड टू टॉक कि बेटा आप चिंता मत करो, हो जाएगा. द मोमेंट आई हर्ड आपकी वो आवाज कि बेटा ठीक हो जाएगा और आपने पेशेंस रखना है और सब ठीक हो जाएगा, आई थिंक इससे ज्यादा किसी भी आईवीएफ या इनफर्टिलिटी से गुजरने वाले कपल को इससे ज्यादा नहीं चाहिए. सो डॉक्टर पाई, वो तो हमें पता है कि आप इतने प्यार से बात करते हैं कि आधे दुख तो हमारे वैसे ही निकल जाते हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट सॉस ऑफ आईवीएफ सक्सेस? नहीं, आईवीएफ अभी मैंने जब आईवीएफ चालू किया 1990 की बात है, तब सक्सेस वाज वेरी लेस. मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था और 5% सक्सेस रेट था. जैसे मैंने एज ए ईयर गॉन बाय, एवरी ईयर 1% से सक्सेस रेट बढ़ के अभी लाइव बर्थ रेट, यानी जो 100 लोगों ने ट्राई किया तो उसमें से 30 लोगों को एक्चुअल बच्चे लाइव बर्थ रह जाता. तो लाइव बर्थ रेट वर्ल्ड वाइड 30 to 35% है, और वो एज के हिसाब से है लाइव बर्थ रेट. उसके सक्सेस के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन होता है. पेशेंट कपल का इम्पोर्टेंट होता है कि बाबा कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का. कई लोगों में यूट्रस ही नहीं होता है, तो नेचुरली सक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट. या कई लोगों में ओवरी की तो रिजर्व ही कम हो जाता है. पर यदि सब कुछ नॉर्मल होएगा तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि 90% लोगों को अपने आप बच्चे या सिंपल ट्रीटमेंट से बच्चे रह सकते. ओनली 10% लोगों को एक्चुअली आईवीएफ की जरूरत पड़ती है. तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो मन में रखना जरूरी है. और बाद में पेशेंट का प्रॉब्लम, अच्छी लैब, अच्छे डॉक्टर होना जरूरी है, अच्छे लैब प्रैक्टिसेस होना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स भगवान का एक दुआ भी होना जरूरी है. लक जो डेस्टिनी बोलते हैं, ये सब जो फैक्टर्स है वो मिलके बच्चे रहते हैं. और मैंने देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि नियरली सबको अल्टीमेटली बच्चे तो रह ही जाते हैं. ये जो आपने बात बोल दी ना, हमारी कम्युनिटी में और जितने भी लेडीज हमें सुन रही है, उनका तो ऑलरेडी वो खुश हो गए होंगे. क्योंकि डॉक्टर साहब, हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, मोस्टली सबसे पहली चीज वो, चाहे वो उनका एक आईवीएफ फेल हो चुका होता है या मिसकैरेजेस हो चुके होते, फिर भी उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ.
और कमिंग फ्रॉम यू एज अ डॉक्टर एंड एज अ वेरी सीनियर डॉक्टर, इट इज वेरी वेरी रीअश्योरिंग कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही प्रॉब्लम आती है, लोग आते हैं कहते हैं कि जी मुझे आईवीएफ कराना ही पड़ेगा क्या। अब उनको समझाना कि पूरी जर्नी ऐसी है कि बहुत बार आप बिल्कुल मिनिमम ट्रीटमेंट से भी आप कंसीव कर सकते हैं। मेरे को एक करना है इधर कि हम्म। बहुत से इंटरनेट पे एप्स भी आए हैं जहां ओवुलेशन टाइमिंग जी जी। ऐप गाइड करता है। और ऐसा देखा गया, अभी अभी रिसेंट पेपर आया है 2020 का, रिसर्च पेपर आया है अब्रॉड से, कि हाँ। यदि ये ऐप भी इस्तेमाल कर, जब टाइमिंग को भी फॉलो किया है, तो 15 से 20% लोग अपने आप ये एप्स के जरिए भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। यानी जी जी। जस्ट सही टाइमिंग, क्योंकि क्या है ना कि, और इसलिए आजकल ये जो कोविड चल रहा है और बहुत लॉकडाउन में बहुत से लोग घर में बैठे, इससे भी बहुत लोग अपने आप प्रेग्नेंट हो गए। तो हाँ, दे सेलिब्रिटीज। हाँ, तो नहीं तो ये टाइमिंग, क्योंकि अभी घर में ही है हम सब लोग, नहीं तो क्या होता है लाइफ का जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं। हस्बैंड, मेरे को एक कपल, वो ना कोई फाइनेंस कंपनी में था, और हस्बैंड मेरे को बोला था सर मैं 11 बजे घर में आता हूँ, और तब तक वाइफ सोती होती है। तो प्रॉब्लम इन अवर अर्बन लाइफ की भाई, जी। टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा स्ट्रेस ऑल्सो, यानी हाँ। टेंशन जो होता है ना, टेंशन से बहुत कुछ। सो इफ टेंशन कम कर देंगे, लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, टाइमिंग बराबर सही रखेंगे, तो बहुत लोग अपने आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जी जी जी। तो वही है हम लोग, इनफैक्ट आई थिंक यू विल आल्सो अग्री विद मी कि 70% ऑफ दीज फर्टिलिटी इश्यूज आर एक्चुअली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। राइट। चाहे वो खाने पीने का हो, या लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, या लैक ऑफ इमोशनल वेलनेस हो। सो एक्चुअली हमने फर्टिलिटी दोस्त में वही सारा कुछ वी हैव बॉट टुगेदर। आई वाज टेलिंग यू द अदर डे आल्सो, दिस फर्टिलिटी राइट। कोच प्रोग्राम जो हमने शुरू करा है, उसमें वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग दिस एलिमेंट। बट डॉक्टर साहब, यू ऑल्सो नो कि कभी कभी केसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे हमारे कमेंट्स में ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, लेडीज अपना जर्नी शेयर कर रही हैं। तो जहाँ पे एक रिकरेंट फेलियर्स हैं, चाहे वो रिकरेंट मिसकैरेजेस हो या रिकरेंट आईवीएफ इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो, तो उनके लिए व्हाट विल यू सजेस्ट कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज और व्हाट आर द वेज दैट दे कैन लुक इनटू। यू आर द लीडिंग रिसर्चर इन दिस फील्ड, तो कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज जो दे कैन थ्रू यू अंडरस्टैंड अबाउट। तो ना अभी क्या है ना, जो ये जो सब टेक्नोलॉजीज आई है ना, जो रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के लिए, उसको एडजुवेंट्स बोलते हैं। और वर्ल्ड में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये एडजुवेंट्स से कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि समझो, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 90% लोग तो 20% अपने आप ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे, वेट लॉस कर देंगे आप, उनका हाँ। टेंशन दूर कर देंगे, उनको काउंसल करेंगे, उनको टाइमिंग का कैलेंडर बताएंगे, कभी इसको बोलते हैं टाइम इंटरकोर्स, उसमें ही बहुत से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बाकी के जो नहीं होते हैं प्रेग्नेंट, वो हम चेक करके देखते हैं काउंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, यदि लेडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं, इससे निकाल के देखते हैं। और यदि ट्यूब ब्लॉक्ड है क्या, जो जो कुछ है करेक्शन कर दिया, फाइब्रॉइड है क्या, एंडोमेट्रोसिस है क्या, उनको ट्रीट कर दिया। और उसके बाद और बहुत से लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े लोग हैं वो आईयूआई से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वो जैसे रह गया हाँ। 20% लोग, उसको हम आईवीएफ करेंगे। तो मेरा क्या एडवाइस है, प्योर आईवीएफ, यानी अंडा निकाला, स्पर्म लेके फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो बनाया, और वो डे 3 डे 2, कई लोग डे 2 में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, कई लोग डे 3 में करते हैं, कोई लोग डे 5 में करते हैं। सब में प्रेगनेंसी रेट्स आर अराउंड 30-35% इन विमेन लेस देन 35 ईयर्स। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जैसे बढ़ता है, अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कम होती है, प्रेगनेंसी रेट फॉल हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंट पहले 2 साइकिल ना कुछ भी नहीं करेंगे, प्योर आईवीएफ करेंगे, तो 2 अटेम्प्ट में 50-60% पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएंगे। 2 साइकिल के बाद फिर हम एडिशनल एड-ऑन्स ऐड करेंगे, तो हम जस्टिफाइबल होते हैं। यानी कि आजकल ये ओपिनियन है कि एड ऑन यानी एडिशनल यूज करेंगे, पहले 1 या 2 साइकिल में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों अननेसेसरली पेशेंट को बर्डन करने का, क्यों डालने का। ऑफ कोर्स सम कपल बोलते हैं कि नहीं, पहले से हमको सबसे बेस्ट चांस मांगता है, बट नॉर्मली कोई भी एड ऑन आप ऐड करेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाता है। तो ऐसा एक ओपिनियन हुआ है, और मेरा भी ऐसा कहना है, क्योंकि मैं एक ना कोई भी नया एड ऑन आ गया ना वर्ल्ड में, मेरे को लाना ही है। ये मेरा एक पैशन ही है। पहला कोई मशीन आएगा ना वर्ल्ड में, पहला मैं खरीद के इंडिया में लाता हूँ।
तो ये जो हाँ। एक क्रेज है मेरे को, टेक्नोलॉजी की क्रेज बोलते हैं उसको। और मैंने ना अदर डे आई हैड गॉन ऑन द नेट, मैंने बोला टेक्नोलॉजी को क्रेज होते हैं वो आदमी को क्या बोलते हैं, तो उसपे लिखा था टेक्नोमैनिया, उसको बोलते हैं जो चोरी करता है ना उसको क्लेप्टोमैनिया बोलते हैं, टेक्नोलॉजी की क्रेज जिसको होती है उसको बोलते हैं टेक्नोमैनिया है उसको। तो मेरे को जी। टेक्नोमैनिया, मैं तो मशीन लाऊंगा ही, पर पहले 2 साइकिल में सिंपल प्लेन शुद्ध आईवीएफ हम्म। करेंगे आप आराम से। हम्म। आया निकाला, एम्ब्रियो अच्छा बनाया, लैब अच्छी होगी, प्यार से अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे, तो कुछ भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। 2 साइकिल में या 3 साइकिल में मेजोरिटी ऑफ द लोग प्रेग्नेंट हो जाते। उसके हम्म। बाद मैंने यदि टेक्नोलॉजी यूज किया तो मैं जस्टिफाइड, जस्टिफाइड हो, तो ये ओपिनियन अभी हो गया। तो नए टेक्नोलॉजीज अभी आए सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, बट पहले 2-3 साइकिल में मैं यूज नहीं करता हूँ। उसके बाद नॉर्मली हमारे ग्रुप में आजकल हम लोग यूट्रस को स्क्रैचिंग करते हैं, तो उसको एंडोमेट्रियल स्क्रैच बोलते हैं, या हाँ। हाँ। गर्भाशय में कुछ फॉल्ट है कि नहीं देखने के लिए दूरबीन डाल के देखते हैं, यानी हाँ। हिस्ट्री करके देख लैप्रोस्कोप। सकते हैं, लैप्रोस्कोपी, फाइब्रॉइड या कोई पैथोलॉजी होएगा, बड़ा फाइब्रॉइड होएगा, बड़ी गांठ होएगी, या एंडोमेट्रियोसिस बड़ा होएगा, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होएगा, यदि बहुत से टाइम यूट्रस के अंदर सेप्टम होता है यानी पर्दा होता है, तो दूरबीन डालेंगे तो ही समझता है कि पर्दा है कि नहीं, तो पर्दा होएगा तो उसको कट करना। तो कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि देखने के लिए लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी करके यदि कुछ निकला तो उसको करेक्ट करना, ये फर्स्ट स्टेप है जो फेल हो जाते हैं उसमें। सेकंड स्टेप यानी हम फ्रीजॉल भी आजकल बहुत करते हैं, यानी ऐसा देखा गया है कि एम्ब्रियो अपन फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में डालेंगे। नॉर्मली अंडा ओके। निकाला, एम्ब्रियो हाँ। बनाया, वही साइकिल में डाला, वही 3 दिन के बाद डाला, तो जो रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट मिलता है। पर जो फ्रीज करके आप नेक्स्ट साइकिल में डालेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइनिंग तैयार करते हैं और उसके बाद ही लाइनिंग अच्छा हो जाएगा तो ही जो फ्रोजन एम्ब्रियो है उसको निकाल के हम डालते हैं, तो उसको फ्रीजॉल बोलते हैं। तो बट मेरा एक ऐसा ओपिनियन है कि वो, क्योंकि ऐसे थोड़े डॉक्टर लोग हैं वर्ड में ना, हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं फ्रेश साइकिल करने का ही नहीं, अपन फ्रोजन ही करेंगे, सबको फ्रीज करेंगे और नेक्स्ट साइकिल, वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि थोड़े लोगों में फ्रीजिंग के साथ बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सके तो फ्रेश साइकिल में अचीव करना प्रेगनेंसी, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस फ्रीज करके रखना, ताकि नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो नेक्स्ट साइकिल फ्रोजन एम्ब्रियो डाल सकते हैं। पर यदि हाँ। समझो मेरे पास एक पेशेंट आई, बोली डॉक्टर मैंने 4 साइकिल किए ऑलरेडी, मैं फेल हो चुकी हूँ, तो ऐसे लोगों में मैं फ्रीजॉल ही दूंगा साइकिल राइट फ्रॉम बिगनिंग। तो ये बाद में हमारे पास लेजर करके एक मशीन है, तो जो मल्टीपल फेलियर्स होते हैं उसमें जो एम्ब्रियो का कवर होता है उसको जोना बोलते हैं, उसको लेजर से हम कट कर सकते हैं। एम्ब्रियो अंदर डालने के बड़े उसको लेजर हैचिंग बोलते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें 2 या 3 फेलियर है उसमें यदि लेजर इस्तेमाल करेंगे और बाद में एम्ब्रियो अंदर डालेंगे तो प्रेगनेंसी का रिजल्ट बढ़ सकता है। तो ये बाद में और भी एक टेक्नोलॉजी आई है अभी, उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो एम्ब्रियो, हाँ पीजीए, ये जो एम्ब्रियो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं देखने में, बट एक्चुअली जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं। तो आप ये ऐसे एम्ब्रियो अंदर डालेंगे तो बच्चा रहने वाला नहीं है, तो पहले ही एम्ब्रियो को टेस्ट करते हैं और जो नॉर्मल एम्ब्रियो है जेनेटिकली उनको ही अंदर डालते हैं। याद रखो कि हमारे देश में सेक्स डिटेक्शन इलीगल है, और आपने मांगा पूछा भी तो भी आप जेल जा सकते हो। तो रिमेम्बर, पीजीएस हम लोग सिर्फ एम्ब्रियो क्वालिटी के लिए कर सकते हैं, बट दूसरे किसी चीज के लिए नहीं करते हैं, और उसके लिए सख्त सजा है हमारे देश में। अग्री अग्री। सो आई थिंक तो मैं अपने व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं, कम्युनिटी लोगों को ये बता दूं, पहली बात तो इतना अच्छा आपने ये टोल्ड अस अबाउट द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप चेकिंग आवर वेबसाइट। दिस मंडे वी विल बी हैविंग एन आर्टिकल बाय डॉक्टर पाई अबाउट ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जो आपको पता तो होना चाहिए, पर एज डॉक्टर पाई इज वेरी ब्यूटिफुली कंक्लूडेड कि जब जिसकी जरूरत हो तब आप करें, डोंट रश इनटू इट। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा पैसे डाल दिए या ज्यादा एडवांस हो गए तो तुरंत ही आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स। अभी इंग्लैंड से हाल ही में, इंग्लैंड देखो, इंग्लैंड है ना, उसमें आपको इंग्लैंड के बारे में बताना, तो जो HFA जो है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो अथॉरिटी जो है, जो IVF का लॉ को कंट्रोल करते हैं, ये इतनी ट्रांसफर, अदर डे लिंक्डइन पे था तो उन्होंने लिखा था कि हमारा नेक्स्ट मीटिंग है वो ये डेट को है, और यदि आपको आना है देखने के लिए कि मीटिंग में क्या चल रहा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं।
है, यू अंडरस्टैंड। सो यू नो, तो ये इनका नया गाइडेंस आया है और उन्होंने यही बोला है कि देखो ये एड ऑन्स इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा आप वही साइकिल करेंगे तो उतना ही चांस मिलेगा। तो जो पैसा है ना, देखो प्रॉब्लम क्या है कि आउट ऑफ पॉकेट या जो भी प्रोग्राम होएगा, खर्चा अल्टीमेटली पेशेंट को या कोई तो खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में फ्री में करेंगे तो गवर्नमेंट कर रहे हैं, हमारे प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट पेशेंट्स कर रहे हैं, तो कोई ना कोई खर्चा करे। तो ऐसा नहीं होना मांगता है कि हम फुजुल में खर्चा करें, खर्चा आप करेंगे तो उसका एक गुण आना मांगता है। एट द सेम टाइम ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब जो डॉक्टर लोग आईवीएफ करते हैं वो बहुत प्यार से करते हैं सबको। देखो जितना पेशेंट को प्रेगनेंसी रेट मांगता है ना, उतना ही डॉक्टर को भी मांगता है प्रेगनेंसी रेट। आप समझे, आप समझो पेशेंट का निगेटिव टेस्ट आ गया तो हमको भी, मेरे को और डबल दुख हो जाता है कि अरे यार निगेटिव आ गया, मैं सब पॉजिटिव आएंगे तो कितना मजा आएगा, पर ये नहीं होता है ना असली में। तो ये एक पर ये काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत से मैंने ऐसा देखा है काउंसलिंग अच्छी तरह से लोग नहीं करते, उनको एक गलत फहमी होती है कि हाँ मेरा अभी आईवीएफ करेंगे तो प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगा, ये रॉन्ग है। तो ये काउंसलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट के लिए। और ये आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम ये और इसके आपके जैसे प्लेटफॉर्म मैडम गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, बिकॉज आप के जरिए हम इनको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है हर टाइम 3 लोग करेंगे तो ही एक पेशेंट प्रेग्नेंट होता है। 3 साइकिल में 100 पेशेंट होंगे तो 70-80 पेशेंट 3 अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बाकी के जो 15-20 तक का पेशेंट रह जाएंगे उनको जरा और डिफिकल्टी झेलना पड़ेगा, उनको और 3-4 साइकिल करना पड़ेगा, उनके साथ एडॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उससे भी फेल हो गया तो फिर थर्ड पार्टी ऑप्शन अंडा बॉल कर सकते हैं या सरोगेसी कर सकते हैं। ऑफकोर्स अभी नए जो कायदे आएंगे तो उससे ज्यादा मॉडिफाई, और अल्टीमेटली एडॉप्शन भी कर सकते हैं। ये सब एक एंटायर स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम सबको। और इसके लिए अभी जो नया एआरटी बिल आ रहा है उसमें एक क्लॉज है कि हर एक कपल को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना पड़ेगा, और ये जो काउंसलिंग है वो इंडिपेंडेंट काउंसलर से करना पड़ेगा। समझो आप मेरे पास ट्रीटमेंट को आएंगे तो मेरा ही काउंसलर आपका काउंसलिंग नहीं कर सकेगा, आपको एक इंडिपेंडेंट काउंसलिंग से करना, ताकि आपको सही एडवाइस दे। अभी मैं बोलेगा तो मैं थोड़ा जरा मीट मसाला डाल के बोल सकता हूँ कि अच्छा ऐसा होएगा वैसा होएगा, तो इंडिपेंडेंट काउंसलिंग से लेके फिर सब क्लियर कट के हाँ बाबा ये कॉस्ट है, ये कर सकते हैं, ये सक्सेस रेट है, ये सब, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। यानी कंसेंट जो है, सम्मति जो है पेशेंट की, उसको अच्छी तरह से बता के फिर उनको बराबर सही सोच के इधर एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट डॉक्टर भाई। 2 चीजें मैं कहूंगी कि आपने बिल्कुल बैंग ऑन सही बोला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। बहुत बार हमारे पास जो कपल्स आते हैं उनको वो कहते हैं कि भाई जितना पैसा, मतलब कुछ जो हमारे टियर 2 के सिटीज के आते हैं वो कहते हैं मैडम हमारी जमीन जायदाद भी बेच देंगे हम, हमको बस बच्चा दिला दो। तो उनको हम समझाते हैं कि 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि सिर्फ पैसा नहीं है, इट इज योर बॉडी ऑल्सो। द लेडीज बॉडी इज एवरी साइकिल में उसमें इम्पैक्ट आता है, उसका साइकोलॉजिकली फेल होता है तो शी गोज थ्रू डिप्रेशन एंड ये पूरा उसका एक साइकिल प्रोसेस चलता है। दूसरा है कि आपको प्रिपेयर अच्छे से करना, जैसा आप बिल्कुल करेक्टली बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है। लोग हमें पूछते हैं कि आप गारंटी देते हो, आप गारंटी देते हो। अब हमें ये मुश्किल है समझाना कि गारंटी इस पूरे फील्ड में कोई गारंटी का सीन ही नहीं है। आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो अपने को, एंड जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल है, काउंसलिंग है, राइट डॉक्टर है, राइट एम्ब्रोलॉजिस्ट है, एंड राइट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। द एक्सपेक्टेशन सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर पाई, वी आर हैविंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। बहुत नई नई बातें आप हमें बता रहे हैं, प्लस जो हम बातें सोचते हैं उनको आप रीएश्योर भी कर रहे हो। बट बिफोर वी गेट इनटू मोर कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। हमारे लोगों ने काफी मतलब अपना पूरा जर्नी बताया और आपसे कुछ सलाह मांगी है क्विकली। सो व्यूअर्स, इट इज पॉसिबल दैट वी वोंट बी एबल टू टेक ऑल द क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ लिखते रहिए, विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस विद डॉक्टर पाई। एंड आप you all can connect with us. Phone numbers are given here and we will arrange for a free teleconsultation with Dr. Pai with you. So stay connected with us. So पहला question Dr. Pai खुशबू ने पूछा है। She's saying my MH is very very low.
ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, खुशबू ने तो क्वेश्चन पूछा ही है। अबाउट 30% ऑफ आवर कम्युनिटी विमेन विल कम विद दिस प्रॉब्लम ओनली कि एएमएच बहुत लो है। क्या हम एंड दे हैव बीन सजेस्टेड फॉर डोनर साइकिल्स, तो क्या हम स्टिल कैन ट्राई फॉर आवर साइकिल, या व्हाट तो ना, कैन वी डू टू, राइट, जी, टू इम्प्रूव द एएमएच एंड या अदर थिंग? तो एएमएच जो लो है, इसका मतलब क्या है कि जो अंडकोश में अंडे हैं वो कम हुए हैं, इसलिए अंडकोश में से एक ये हार्मोन निकलता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसका शॉर्ट जी, फॉर्म है एएमएच। नॉर्मल एएमएच है वो 2 to 3.5 रेंज में होता है, पर लो एएमएच यानी लेस देन 1.5 या लेस देन 1.2, या इसको लो एएमएच बोलते हैं। और बहुत से जो पीसीओडी हमारे नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पेशेंट इज अ पीसीओडी, उनमें एएमएच बहुत हाई होता है। तो समझो कोई पेशेंट में 4 एएमएच आए तो मैं इमीडिएटली समझ सकता हूँ कि ये तो पीसीओडी पेशेंट है। ओके, पीसीओडी में उल्टा होता है, बहुत ज्यादा अंडकोश में ज्यादा अंडे होते हैं। तो हम तो 3 ग्रुप है, एक नॉर्मल रिस्पॉन्डर ग्रुप है 2 to 3.5 एएमएच, एक लो रिस्पॉन्डर है लेस देन 1.5, और एक हाई रिस्पॉन्डर है मोर देन 3.5। नॉर्मल रिस्पॉन्डर ग्रुप और हाई रिस्पॉन्डर ग्रुप में आजकल 3 एटम में मेजॉरिटी पीपल प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कोई भी आप ओके, इधर इधर किधर भी जा सकते हो, ऑन हाँ, एन एवरेज आईवीएफ यूनिट उनको प्रेग्नेंट कर सकता है। 3 एटम में हाँ, आप प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे, हम्म, 90%। हम्म, लो एमएच ये हमारा चैलेंजिंग ग्रुप है, हाँ, क्यों इसने भी क्योंकि यही लिखा है तो कि लो इसका अंडा, या हाँ, व्हाट क्या जी, लिखा है, क्या लिखा है बोलिए हाँ, मैडम। वही मैं तो सो दैट यू कैन हेल्प हर मोर। उसने यही लिखा है कि शी वांट्स टू कंसीव विद हर ओन एग्स एंड राइट, शी गॉट वन एम्ब्रियो इन लास्ट 2 साइकिल्स जो फेल हो गए, एक फ्रेश साइकिल था, एक फ्रोजन था, एंड उसके सारे मतलब शी इज नाउ फीलिंग वेरी नेगेटिव बिकॉज इतना ट्रीटमेंट हो रहा है, हार्मोन्स दे रहे हैं, इंजेक्शन सब फेल हो रहा है, एएमएच एंड 40 years प्लस है, तो एज इज राइट, ऑल्सो 40 years, राइट। तो सो शी इज एज आस्किंग तो कि क्या करूं मैं? ये 2 टाइप के पेशेंट होते हैं। एक, एज ज्यादा होने से एमएच कम हो जाता है, इनमें सक्सेस रेट बहुत कम है, 5 to 10% पर अटेम्प्ट होता है। पर फिर भी जैसे मैंने बहुत सा मेरा ट्रेनिंग 2007 में जापान से भी लिया, तो जापान में ये खूबी है कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन गेट मैरिड एट एज ऑफ 45। 40 के 45? पहले, 40 के पहले अच्छा, शादी ही नहीं होती है, तो जब वो शादी करते हैं तो सीधा आईवीएफ के लिए जाते हैं। जापान में सबसे ज्यादा आईवीएफ सेंटर्स है वर्ल्ड में। ओके, तो ये लोग में एकदम तब ओवरी में अंडे तो बहुत कम रहते हैं, तो रिपीटेड साइकिल करते हैं, बट जो स्टिमुलेशन देते हैं ना वो एकदम लाइट देते हैं, उसको मिनी आईवीएफ बोलते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि जो लोगों में एएमएच लो है, यानी अंडकोश में अंडे कम है, उसको आप दबा के हार्मोन दो या एकदम माइल्ड दो, अंडा उतना ही बनेगा, 1 या 2 ही बनेगा। तो वो क्या ओके, करते हैं, मल्टीपल साइकिल्स करके हम अंडे को, एम्ब्रियोस को इकट्ठा करते हैं, और धीरे धीरे 4-5 एम्ब्रियो इकट्ठा करने के बाद फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो ये ओके, सो एम्ब्रियो फेज्ड मैनर में हो जाता है। इकट्ठा करके करके और वो ओवरी इधर अभी बहुत से ओवेरियन रिजुवनेशन टेक्निक्स है, वो एक्सपेरिमेंटल है, अभी तक उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक ट्रायल चालू कर रहे हैं जहाँ पीआरपी करके है, वो हम एक में ओवरी में इंजेक्ट करके जरा उसको हाँ, स्टिमुलेट कर सकते हैं, थोड़े लोग, बट एकदम थोड़े। तो बेसिकली क्या है कि हर एक औरत की ख्वाहिश रहती है कि मेरे को मेरे अंडे से ही प्रेगनेंसी होना जरूरी है, देखो। और ये हम्म, इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट में भी, और हम लोग ने देखा है कि बहुत से लोगों को एक डोनेशन की तरफ इजीली पुश कर रहे हैं लोग, तो ये हाँ, सही नहीं है। पहले हम अपने एक के साथ ट्राई करके देखना जरूरी है, और उसके बाद भी नहीं हुआ, समझो 2-3 साइकिल के बाद, तो एक डोनेशन की तरफ आप जा सकते हैं, यानी एक बोरो कर सकते हैं। पर बहुत अभी और एक ग्रुप है जो छोटा ग्रुप है, लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज और लो एमएच है। हाँ, ऐसे ग्रुप में प्रेगनेंसी का रेट और अच्छा रहता है, और ऐसे ग्रुप में मैच होने का कारण हम ढूंढते हैं। तो पेट में दूरबीन डाल के देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों में एंडोमेट्रियोसिस से ओवरी का डैमेज होके एमएच लो हो सकता है, या बहुत हम्म, लोगों में हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस है जिससे हम्म, डैमेज होके एमएच लो हो सकता है, या जेनेटिक प्रॉब्लम। कई लोग ना हम्म, कैरियोटाइपिंग, यानी हम टेस्ट करेंगे क्रोमोसोम, तो जी, टर्नर सिंड्रोम होते हैं जिससे ओवरी लो हो जाती है, या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जो एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का प्रॉब्लम क्या है कि जो औरत को फ्रेजाइल एक्स का प्रॉब्लम है, उसके बच्चों को, मेल स्पेशली को, यदि
मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो वो ऐसा देखा गया कि फ्रेजाइल एक्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी 5% लोगों में ओवरी का रिजर्व कम हो सकता है। आप समझ गए? तो ये हाँ तो हाँ। यंगर ग्रुप में हम लोग ये सब टेस्ट भी एडिशनल करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं, फ्रेजाइल एक्स टेस्टिंग करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग करते हैं, लैप्रोस्कोप डाल के देखते हैं कि टीबी नहीं है ना। तो ये ओल्ड पेशेंट में आपको मालूम है एमएच लो है क्योंकि वो नेचुरली लो हो चुका है। एज पर एज का ही यंग फैक्टर। पेशेंट हमारे पास, और दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ इधर कि इसलिए एक फ्रीजिंग करना इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल बहुत औरतें जो है प्रोफेशनल्स हैं, हम्म जर्नलिस्ट है, हम्म सेलिब्रिटी है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिस में काम करते हैं, ये लोग हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं। तो आप यदि 30 के ऊपर चले जाए और आपकी शादी नहीं होगी तो आप एएमएच करा के लेना। और यदि एएमएच लो होने का चांस है तो आप एग फ्रीज करके रखो आपके। हाँ हाँ। आप समझ गए? 35 के ये हम ऊपर आप। जी। हाँ तो हम बोलिए। लोग भी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जब अवेयरनेस कैंपेन्स लगाते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, तो हम उनको यही बोलते हैं कि इस तरह से आप अपना फर्टिलिटी पैरामीटर्स को चेक करते रहते। तो जैसे आप लोग हर साल अपने टेस्ट कराते हो विटामिन और इधर राइट सारा राइट कुछ, इसमें अभी एएमएच टेस्ट भी आप लोग को शुरू करना चाहिए द मोमेंट राइट। यू स्टार्ट टचिंग 28, सो दैट यू नो कि आपके पास कितना बड़ा विंडो है तो प्लान करना है। अभी या और बच्चा हो। साइकिल मोर देन, मैंने कभी एक वॉल स्ट्रीट में आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने ना 10 बरस पहले जो अमेरिका में लोगों ने एग फ्रीज किए थे ना, उनका हम्म, इंटरव्यू लिया था और ऐसा देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट जिन्होंने एग फ्रीज किए शादी के पहले, उन्होंने शादी की और उनको बच्चे अपने आप नेचुरली हो गए। पर वो ओके। साइकोलॉजिकल एक उनको हाँ, बेनिफिट था कि स्ट्रेस मैंने नहीं एग फ्रीज रहता। करके रखा, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया एग, बट वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट था कि हाँ हाँ मैंने एग फ्रीज किया है। तो जो एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है कि अरे यार हम्म मैं क्या कर रही हूँ, मेरा करियर, मैं कभी शादी करूंगी, मेरा फैमिली कभी बसेगा, और मैं इतना लेट करूंगी तो बच्चे होंगे क्या मेरे को, ये जो साइकोलॉजिकल गिल्ट कॉम्प्लेक्स है वो आप हम्म फ्रीजिंग से आपको जरा एक तसल्ली हो सकती है कि भाई हाँ जरा, ऐसा नहीं कि एग फ्रीजिंग करेंगे तो गारंटी है बच्चा होएगा ही, पर एक हम्म तसल्ली है कि हाँ मैंने तो मेरी कोशिश करके रखी हुई है कि मैंने एग फ्रीज किए, और मेरे को लगा तो मेरे यंग एग जो थे लेस देन थर्टी हम्म। फाइव वो मैं 40 को हम इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी रह सकता है। दिस इज सच एन अमेजिंग पर्सपेक्टिव। मतलब आपने ना हमारा दिमाग के पर्दे खोल दिए कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग हमें अपनी सोच को भी चेंज करना चाहिए एंड हाउ वी कैन टैकल दिस थिंग्स। हम्म। डॉक्टर पाई, दिस वन क्वेश्चन इज फ्रॉम शिल्पा। शी इज सेइंग आई एम 34 इयर्स एंड वन मिसकैरेज, डे 3 पे एम्ब्रियो 3 ट्रांसफर्ड, सेकंड टाइम ब्लास्टोसिस्ट करा फिर भी इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ, उसको एडिनोमाइसिस है एंड यूट्रस साइज इज 10 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट टाइम शी इज प्लानिंग टू गो फॉर डबल मिक्स embryo transfer, one on day 3 and one on day 5। बाप रे, काफी कॉम्प्लिकेटेड उनको प्रोसेस बताया गया। सो शी वांट्स योर क्विक फीडबैक ऑन राइट, दिस। तो ये इसको डबल ट्रांसफर बोलते हैं और वो हमारे ना इंडिया में मैंने ही चालू किया था बहुत पहले। ओके, तो सो मतलब क्या ऑफ है कोर्स थोड़ा सा फॉर अदर। डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है हमारे पास, तो बट मैं हम लोग ने हमारा वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट था जिस जो डबल ट्रांसफर, और हम लोग देखा गया कि जो मल्टीपल फेल हो जाते हैं उसमें एक डे 3 डे 5 ट्रांसफर करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। बट देखो वर्ल्ड में वेरी फ्यू पीपल डू डबल ट्रांसफर और उनके भी रिजल्ट अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ 100% बोल नहीं सकते कि डबल। मेन प्रॉब्लम क्या है कि एडिनोमायोसिस में इन्फ्लेमेशन रहता है ना, सूजन रहती है यूट्रस के अंदर। तो ये एम्ब्रियो अंदर डालने के पहले 2 या 3 शॉट जीएनआरएच एगोनिस्ट के लेना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि वो जो एडिनोमायोसिस है वो कम हो जाता है, वो जो सूजन है वो कम करके फिर आप आपके डॉक्टर को डालने के लिए एम्ब्रियो डालने का रिक्वेस्ट कीजिए। तो 2-3 साइकिल करके कम करके जरा एडिनोमायोसिस की सूजन, फिर एक दूरबीन डालो, हिस्ट्रोस्कोप करो और फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करो तो शायद बेटर चांस रहेगा। ऐसे जो लोग हैं अल्टीमेटली करंट फेल्योर, यूट्रस डैमेज जैसे एडिनो, कभी कभी एडिनोमायोसिस इतना बड़ा रहता है, इतना इतना साइज का यूट्रस रहता है या बड़े बड़े फाइब्रॉइड रहते हैं, तो ऐसे लोगों में फिर हम सर्जिकली करेक्ट भी कर सकते हैं। फाइब्रॉइड होगा तो उसको इजीली लेप्रोस्कोप से निकाल सकते हैं, बट फाइब्रॉइड में क्या होता है, कैप्सूल होता है तो इजीली निकाल सकते हैं। एडिनोमाइसिस में कैप्सूल नहीं होता है तो एक बॉर्डर नहीं होती है, तो उसको निकालने का जो है वो जरा ज्यादा चैलेंजिंग है। इस नॉर्मली 12 वीक्स के ऊपर रहेगा तो मैं
फेल हो गया तो फिर सर्जरी करके उसको रिड्यूस करता यूट्राइन साइज को और फिर मैं डालता हूँ। ओके, पर इनका साइज 10 वीक्स ही है, तो आप डायरेक्टली भी ट्राई कर सकते हो। आप समझ गए? बहुत से समझे। ऐसे लोग हैं वो मल्टीपल बड़े बड़े एडिनोमाइसिस होते थे, देन ऐसे लोगों में हम सरोगेसी एडवाइस कर सकते हैं। पर अभी ये जो ओके। सरोगेसी बिल आने वाला है उसका हाँ तो अभी क्या तो कैसा आएगा, बहुत से बिल बहुत ही कड़क होएगा तो हम बहुत से डॉक्टर करेंगे भी नहीं, बंद कर देंगे, तो ये भी अच्छा नहीं है। कोई भी चीज आप बहुत ही कड़क कर देंगे और कोई कहेगा ही नहीं देश में, तो उसका भी अच्छा नहीं है ना उसका, क्योंकि हमारे देश में बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है और वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो एक हमारा एक ना, कोविड तो आप छोड़ ही दो, कोविड हम्म। से ज्यादा हमारा कर्ज जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का है, और ये ट्यूबरकुलोसिस यूट्रस को डैमेज करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जो जैसे स्टेट में बहुत ही बीमारी ज्यादा है, और उससे ना यूट्रस की जो लाइनिंग है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ऐसे लोगों में आप सरोगेसी नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी रहने का चांस बहुत ही कम रहता है। अभी नया अंडरस्टूड। टेक्नोलॉजी आया है स्टेम सेल, तो स्टेम सेल लेके वो यूट्रस का लाइन जो ट्यूबरकुलोसिस से डैमेज हुआ है वो उसको रिजुवेनेट कर सकते हैं। और अभी गवर्नमेंट का नया रेगुलेशन आया जिससे थोड़ा हम स्टेम सेल यूज करना चालू कर सकते हैं, बट वो भी एक्सपेरिमेंटल है और वो इजीली आप मत करना है। मैंने ऐसे बात करके मेंशन किया हुआ है। तो जी जी। आपका जो ये पेशेंट है उसको बोलना कि भाई 2 शॉट जीएनआरएच एगोनिस्ट का लेने का और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का, और वो डबल ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा चांस रहेगा आपको। ग्रेट। सो आई थिंक शिल्पा को अपना आंसर मिल गया है। बाकी शी इज बीन ट्राइंग, मतलब काफी तैयारी वो भी है कि आपने क्योंकि कॉम्प्लेक्स केस है तो आपको अपने को मेंटली इमोशनली भी स्टेबल करके सारी तैयारी के साथ इसमें जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर शी विल डू दैट। वी हैव वन एनोनिमस क्वेरी। एक कपल ने पूछा है कि व्हाट शुड अ वुमन डू इफ शी हैज 3 times इक्सी इम्प्लांटेशन फेलियर। सो इनका इक्सी इम्प्लांटेशन हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एग रिजर्व भी लो है, low AMH of course उससे होगा ही, embryos were collected through pooling but patient did not conceive with IVF, she conceived with IUI max, फाइनली उनका हुआ IUI max से, IUI मल्टीपल टाइम्स करा बट फिर 5th मंथ में मिसकैरेज हो गया फिर से ड्यू टू ऑब्स्टेरिक एंटी फॉस्फोलिट एंटीबॉडीज। तो इस एंड शी इज अबाउट टू टर्न 40, तो आप इसमें तो क्या ना क्विक या तो सजेस्ट ये करेंगे? बेसिकली ना ओवेरियन रिजर्व पुअर है, इसके लिए इक्सी टेक्निक से फेलियर से नहीं है। तो ओके ओके। अल्टीमेटली ना हाँ। एक ना देखो, लाइफ में एक लक्ष्मण रेखा भी डालना जरूरी है। यू कैन ट्राई, यू कैन डू रिपीटेड साइकिल। अभी एक हमारे पास पेशेंट आया था डेनमार्क से, 9 फेलियर्स था पेशेंट। 3 डेनमार्क में फेलियर थे, 3 नॉर्वे में थे, 2 फेलियर, एक फेलियर इंग्लैंड में था और 2 सूडान में थे। दे वर मुस्लिम कपल, सो दे डोंट वांट टू डू डोनर। डोनर एग। हाँ। तो अभी। एंड हाँ। हस्बैंड आल्सो वाज एजुस्पर्मिया, तो हम लोग ने हमारा जो गुड़गांव सेंटर है उधर प्रेगनेंसी दिलवा दिया उसको। पर मैंने बहुत टेंशन हमको भी था कि इतना दूर से हर टाइम आते थे, और तो हाँ। मल्टीपल साइकिल्स आप करेंगे ना तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी मिल जाएगा, पर उससे आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। हर साइकिल आप करेंगे उतना ज्यादा मैंने 12-14 साइकिल वाले पेशेंट भी किए हुए हैं। तो मेरे को क्या लगता है, एक ना लक्ष्मण रेखा डालना बहुत जरूरी है। 2-3 साइकिल करो, नहीं तो आप एडॉप्ट करो, नहीं तो एक डोनेशन की तरफ जाना। एक हम्म। डोनेशन भी एक अच्छा टेक्निक है, बिकॉज एक डोनेशन, मेरा एक ना थियोरी है, डॉक्टर पाई का थियोरी मैं बोलता हूँ उसको, जो हमारे जो टेक्स्ट बुक में बताते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। टेक्स्ट बुक में क्या बोलते हैं कि बच्चा जो होता है तैयार, वो 50-50 होता है, हस्बैंड से 50% स्पर्म देते हैं और 50% औरत से आता है। ऐसा नहीं है, हम्म। होता है वो 33-33-33% है। हस्बैंड से 33% आता है, एग से 33% आता है, और यूट्रस से भी 33% आता है, गर्भाशय से। एक भी चीज नहीं होएगा तो बच्चा नहीं होएगा। अंडा भी आई मीन जरूरी है, स्पर्म भी जरूरी है, और यूट्रस भी जरूरी है। तो इसलिए औरत से 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है और हस्बैंड से 33% कॉन्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पाई। इससे एक डोनेशन में आप ओनली 33% बाहर से ले रहे हैं, फिफ्टी हम्म। 33% हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूट्रस लेड कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पर एक डोनेशन जो एक ना एक ट्रेंड है हमारे सोसाइटी में कि अरे आ गया पेशेंट चलो एक डोनेशन बोल दिया, वैसा हाँ नहीं वो करना भी चाहिए। गलत। 2-3 साइकिल करके यदि फेल हो गया, हमारे यूनिट में फॉर एग्जांपल 10 to 15
10% से ज्यादा एग डोनेशन नहीं है। तो समझो 10 पेशेंट आएंगे तो हम कभी बोलते नहीं एग डोनेशन। बहुत से मिडिल ईस्ट में आप जाएंगे तो आप एग डोनेशन बोलेंगे तो आपको जेल में ही डाल देंगे, क्योंकि हाँ उधर बैंड है एग डोनेशन। अंडरस्टैंड? बहुत से उधर के पेशेंट्स इंडिया में आते हैं और करके जाते हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि तो और एग डोनेशन बोलना भी ना, पेशेंट गेट वेरी अपसेट आल्सो, यू नो, अरे व्हाट इज अग्री डॉक्टर सेइंग। तो हम आई थिंक यदि वो फेल हो गया तो ही आप एग डोनेशन करें तो अच्छा है। आई थिंक अगेन आपने एक और बड़ी ही मतलब पर्सपेक्टिव चेंजिंग बात बोल दी है, एंड इट्स एब्सोल्युटली राइट। और जो लोग एग डोनेशन के पॉइंट तक पहुंच गए हैं, ये तो उनके लिए आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है कि यू नो यू हैव टू टेक इट विद अ पॉजिटिव फीलिंग। एंड 66% एज यू सेड कि मतलब यूट्रस का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी ब्लड स्ट्रीम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डोंट थिंक कि जस्ट यू नो आप एग डोनेशन के लिए जा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जेनेटिकली आप बहुत डिफरेंट कुछ हाँ, राइट कर रहे हो, ऐसा राइट। आपने नहीं सोचना है। एंड दूसरी बात, इसका एंटीथेसिस भी है कि आपने तुरंत जंप भी नहीं करना है एग डोनेशन के लिए। आपने वो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कट ऑफ पॉइंट यू आर सेइंग कि एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आप देखिए आपका क्या पर्टिकुलर कंडीशन है, उसके ऊपर आप अपने आप असेसमेंट करिए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए, एंड देन यू डिसाइड। बट वंस यू हैव डिसाइडेड और you think or the doctor is saying and you are convinced egg donation is the only way out for you, then you should do it with a very clear mind and 100% you should trust on राइट, that. बिकॉज uh, अभी एक रिसेंटली मैंने पेपर में भी पढ़ा कि एक ने एग डोनेशन किया और उसके बाद अपने आप भी प्रेगनेंसी हो जाए। वो जी वैसे जी भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, लाइफ में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट। मेरे को याद है, मैं बहुत जब यंग था ना, एक बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट था। दूरबीन डाला, बहुत ही ट्यूब एकदम डैमेज था। मैंने बोला क्या अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप आईवीएफ करो नेक्स्ट साइकिल में। और नेक्स्ट साइकिल में अपने आप प्रेग्नेंट हो गई। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे ना, ये लाइन में मैं बोलता हूँ हर टाइम लोगों को कि भाई ऐसा, देयर इज नथिंग परमानेंट इन एनीथिंग इन लाइफ, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन, एनी मिरेकल कैन हैपन टू यू। एंड बहुत ही absolutely इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली हमारे पास भी बहुत, आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट बच्चा आईवीएफ से कंसीव होता है बट सेकंड बेबी नेचुरली हो जाता या है, जबकि एज इज ऑन द हायर साइड, और वही एज को लेके हम लोग इतना परेशान होते थे। राइट, सो या बिकॉज यू आर ऑफ द एब्सोल्युटली स्ट्रेस। जब बच्चा राइट। जब हो जाता है तो स्ट्रेस चला जाता है, और स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इन फर्टिलिटी। इफ यू कैन, मैंने जो स्ट्रेस टेंशन है वो आप निकाल देंगे आपके माइंड से, तो बहुत लोगों को अपने आप नेचुरली प्रेगनेंसीज रह सकते हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ना, एक ये भी एक करना इंपॉर्टेंट है यंग कपल्स को, कि सपोज यंग कपल्स आर प्लानिंग की नहीं, अभी मेरे को 4 बरस नहीं करना है बच्चा, मेरे करियर से हम दोनों के। तो एक बाबा सिंपल सीमेंट टेस्ट करा लो हस्बैंड के लिए, उसमें हाँ इमीडिएटली समझेगा कि आपका सीमेंट वीमेंट ठीक है कि नहीं। और एक एएमएच टेस्ट करा लो आप औरतों हाँ के लिए, कि बाबा ओवरी का रिजर्व ठीक है नहीं। और एक हम्म एक सिंपल सोनोग्राफी किया देखने को कि यूट्रस बराबर है ना बाबा, बड़ा नहीं है ना, या एब्सेंट नहीं है ना। तो एक हम्म ये कर दिया बस, अच्छा सब ठीक है। एकदम सिंपल टेस्ट है, 3 टेस्ट। ये 3 टेस्ट करेंगे ना तो आराम से आप 2-3 बरस प्लान कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। So stress, of course, is a very, very, and thank you, doctor, for again raising this point that stress is a very important factor in not able to conceive. And please, अगर आपको लगता है, and बहुत बारी लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनको स्ट्रेस है, अगर आपको कुछ भी एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, गिल्ट कॉन्शियस, जैसे डॉक्टर पाई वाज सेइंग, कुछ भी फील होता है, यू शुड कनेक्ट विद अस, यू शुड कनेक्ट विद द साइकोलॉजिस्ट, आस्क फॉर हेल्प। नॉट कि अपने आप ठीक होएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बात करके, दूसरों से बात करके आपका माइंड खुलता है। यहाँ पे मीनू हांडा ने कहा है कि वेरी थॉरली एक्सप्लेन, थैंक यू डॉक्टर। रिया शाह इज ऑल्सो सेइंग वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू। वी आर वेरी ग्लैड दैट आप लोग को सुन रहे हैं और आप लोग को इन बातों से यू नो अच्छे पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, अच्छा थॉट प्रोसेस मिल रहा है कि हाउ टू हैंडल योर फर्टिलिटी केस। डॉक्टर, 2-3 उधर कमेंट्स में मैं देख रही थी, 2-3 लोगों ने एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि यू नो इम्प्लांटेशन फेलियर का एक रीजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो उस पे हम क्या, व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट दे कैन डू, एंड इज इट पॉसिबल दैट इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डाइट, फूड एंड अदर थिंग्स, बिकॉज हम लोग उस पे थोड़ा तो काम करते हैं, एंड वी वुड लाइक टू योर थॉट्स ऑन इट। सो नहीं, तो बेसिकली पहली एक चीज है कि डाइट फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्शन। सो मेडिटेरेनियन डाइट जो है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, लो इन कार्ब, मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
एंड मीट एंड फिश, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए मीट एंड फिश तो नहीं खा सकते, तो प्रोटीन थोड़ा सप्लीमेंट्स लेना, ये डाइट, और मिनरल्स का आजकल नए है जो आप खा सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, ये खाने से आपका ना चांस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऑफ कोर्स जो जो जरा मोटे होते हैं, बीएमआई बोलते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, उससे बीएमआई कैलकुलेशन होता है। तो इफ बीएमआई लेस देन 25 बहुत ही अच्छा है, पर 25 के नीचे बहुत आइडियल है। मेरा भी बीएमआई कुछ 31 है अभी, तो 25 to 29 इज अ गुड बीएमआई। इतना कम बीएमआई होएगा ना, उतना अच्छा प्रेगनेंसी का मिलता है। तो वेट लॉस, आजकल समझो बीएमआई बहुत ज्यादा आएगा तो मैं बोलेगा पहला पेशेंट को कि आप बाबा जाके वेट लॉस करके आओ। वेट लॉस है ना, वो नॉर्मल जो हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है ना कभी नहीं कर सकते। ओनली जो वेट लॉस स्पेशलिस्ट है ना, जो होते हैं, जो टीवी पे होते हैं, वो उनके पास जो एक खूबी है, हर एक के पास एक ट्रिक रहती है, वो लोगों के पास आप जाएंगे तो वो 15 किलो वेट आपका घटा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस करना, डिस्ट्रेस करना, अच्छा फूड खाना, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उससे ही डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक एक इंडिया में प्रॉब्लम है कि % लोगों में लाइनिंग डेवलप नहीं होता है। तो जैसे हम आईवीएफ करते हैं, अंडा निकालते, फर्टिलाइजेशन करे, एम्ब्रियो बनाए, और अभी एम्ब्रियो डालने का टाइम आ गया, फ्रेश साइकिल में हम एम्ब्रियो डालने वाले हैं या फ्रोजन साइकिल में डालने वाले हैं। और जो लाइनिंग यानी यूट्रस के अंदर जो जो एंडोमेट्रियम होता है, उसका थिकनेस जो होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं, और वो कम से कम 7 मिलीमीटर होना जरूरी है। बहुत से लोगों में 4 मिलीमीटर ही रह रहा है, आप मल्टीपल साइकिल करो लाइनिंग ही नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लोगों में फिर बहुत कुछ हम करते हैं। पहली चीज है, जैसे मैंने फील्ड है उसमें, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्ट्रीमिंग। कैन यू हियर मी? I can hear, but your photo is not my coming. photo is not coming na, so maybe it will come again, I don't know, but I don't know how to do. आपकी आवाज भी चली गई है डॉक्टर पाई। कैन यू हियर मी? I think we have lost Dr. Pai. Dr. Pai, if you can hear me, maybe you can log out and log in again or check your internet. So people, Dr. Pai बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि you are here, Dr. Pai, can you hear? Yes, you are back. Yeah, I can hear. Yeah, I can hear. I am back. एक मिनट। हाँ जी। Yeah, right. So yes, you were saying about endometrium lining में क्या कर सकते हैं? हाँ, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में हम लोग फिर क्या करते हैं, जीसीएसएफ, तो पहला दूरबीन डाल के देखते हैं क्या इन्फेक्शन है, क्या अंदर कुछ चिपका हुआ है क्या, तो हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जैसे मैंने बोला बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, यदि वो निकला तो उसको हम एंटीकॉक्स दवा देके ट्रीटमेंट 6 महीने ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देके खाते खाते लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू, इतना जादू है ना ट्यूबरकुलोसिस का, प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट खाए, डायग्नोसिस हो गया। तो इसलिए डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, उससे भाग जाना नहीं। अच्छा डॉक्टर, मैं पूछता हूँ ऑलवेज सबको, अच्छा आपको कुछ छोटे बचपन में टीबी वीबी का बीमारी नहीं था ना? इंडिया में टीबी का बड़ा प्रॉब्लम है, यू अंडरस्टैंड? तो ये है कि देखते हैं हम लोग। उसके बाद लाइनिंग तैयार करने के बाद हम जीसीएसएफ करके आजकल आता है, वो गर्भाशय में डालते हैं, या पीआरपी डाल के वो लाइनिंग को बढ़ा देते हैं, और ट्रीटमेंट से लाइनिंग को बढ़ा देते हैं। फ्रीजॉल यानी फ्रीजिंग, मैंने जैसे कि साइकिल के वजह फ्रोजन करके, मेरा एक पेशेंट था चंडीगढ़ से, 14 महीने एम्ब्रियो नहीं डाले, उसके ब्लास्टोसिस बने थे और लाइनिंग ही डेवलप नहीं होता था। वो बहुत पुरानी बात है, अभी तो बच्चे बड़े हुए हैं। तो 14 रोती थी कि डॉक्टर आप क्या कर रहे हो, मैं बोला नहीं आपका लाइनिंग ठीक नहीं, मैं नहीं डालूंगा। उसको 14 महीना ड्रैग करके 1 महीने में अच्छा लाइनिंग बना, उधर डाल के प्रेगनेंसी हो। So patience and accuracy is the key, I think. So I personally feel कि ये जो लाइनिंग का इशू है, या अपन जल्दी में करते, ये करो वो डालो, ये करो वो, पर आप पेशेंसली, पर यही बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि पेशेंट बोलता है यार ये डॉक्टर क्या करने का डॉक्टर पाई का, वो फिर बोलते हैं नहीं इनको छोड़ के हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? ये एक हमारे ऊपर एक जो पहले जमाने में नहीं था ये प्रेशर। पहले जमाने में बहुत पेशेंट ना भरोसा, बोलते डॉक्टर आप भगवान हो, बस हमको कुछ सुनने का ही नहीं। अभी
पेशेंट का इंटरनेट भगवान है। वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखना इंपॉर्टेंट है। ये भरोसा जो आप रखेंगे ना, तो आप प्रेग्नेंट फट करके हो जाएंगे। इनफैक्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है। अभी रिसेंटली एक केस थी, उनका भी उनके डॉक्टर ने भी यही एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वही कराया कि एम्ब्रियो रिट्रीव हो गया था, लेकिन ट्रांसफर के लिए उनको बोला कि अभी लाइनिंग रेडी नहीं है। एंड देन शी जॉइंड आवर कोच प्रोग्राम, और 2-3 महीने उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और पूरा साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करा। एंड वही हुआ, जब फाइनली 3rd महीने पे उन्होंने ट्रांसफर कराया, उसी महीने प्लांट हो गया, एंड शी इज ऑन आवर पाथ ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। अरे बाबा, ऐसा आपका प्रोग्राम में आके वो अपने आप भी प्रेग्नेंट हो जाएगा, ऐसा भी हाँ, होता है वो भी बहुत जगह। नेचुरल प्रेगनेंसी भी बहुत हमारे यहाँ हो रही है। हाँ। हमारे पास यंग कपल्स ही आते हैं कि, और हम भी एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वही कहते हैं कि भाई गूगल से मत पूछो, हमारे डॉक्टर से पूछ लो, थोड़ा ट्रस्ट कर लो, क्योंकि गूगल तो कुछ ज्यादा ही बातें बता देता है। एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली आपकी बॉडी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। वही है, जैसे हमारे पास भी डॉक्टर बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि अरे उनका तो 1 लाख में आईवीएफ हो गया, आप लोग ये वाले डॉक्टर 2.5 लाख में बता रहे हैं, या उनका तो इतनी जल्दी कंसीव हो गया था, मेरे को इतना टाइम लग रहा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट कंपेयर नोट्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी, बिकॉज एवरी बॉडी, एंड प्लस आई ऑलवेज से कि इट इज नॉट एन, इट्स अ मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी कोई भी बीमारी आप उठा लीजिए डॉक्टर पाई, कैंसर है, टीबी है, वो एक इंडिविजुअल को होता है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ 2 इंडिविजुअल्स हैं, और उनका कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिविजुअली भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, जो बहुत सारे फैक्टर्स आप लोग को देखना पड़ता है। सो एब्सोल्युटली आपको थोड़ा ट्रस्ट भी रखना है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस बहुत जरूरी है। और डॉक्टर एक, हमारे को ना हमारे ऊपर भी ट्रस्ट लगना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट 3-4 साइकिल प्रेग्नेंट नहीं होता है, बहुत प्रेशर आ जाता है। हमको भी प्रेशर आता है ना। सी इट इज, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, कि भाई यार क्या हो रहा है ना, अपन इतना सब कर रहे हैं फिर भी बच्चा नहीं रह रहा है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड ये जो इसलिए इधर जो रिपीटेड साइकिल में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का रोल बहुत अच्छा है, कि 2-3 साइकिल के बाद यदि फिर भी बच्चा नहीं रहेगा तो जेनेटिक टेस्टिंग करके नॉर्मल एम्ब्रियो को सही टाइम पे डालना। और वो अभी दूसरा भी एंडोमेट्रियम का लाइनिंग भी ठीक है कि नहीं देख के बराबर टाइमिंग पे मैच करना, ये आई थिंक इससे वो भी लोग प्रेग्नेंट। हाँ, एरा वाला एक एरा टेस्ट टेस्ट भी है। कर रहे हैं एरा आजकल। टेस्ट है हाँ, वो, बट वो एरा टेस्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग करते भी नहीं है वर्ल्ड में। और तो बट जैसे मैंने बोला कि ये लाइन एक अलग अलग रोड है, सब रोड एक ही अल्टीमेटली बच्चा होना जरूरी है। कैसे आप कौन से रोड से जाते हो, जैसे कई लोग बोलते हैं आयुर्वेद होम्योपैथ, मैं कभी किसको ना निगेटिव नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता यार आप जो लेना है रोड वो लो, हमारा रोड लेके और भी एक रोड लेना है आपको, अब डॉक्टर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, बोलो प्लीज ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ले लो आप। अल्टीमेटली हाँ। कुछ वो हार्म तो नहीं करने वाला है। तो तो इट लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन। एक प्रतिभा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि ऑल माय पैरामीटर्स सीम ऑल राइट, बट बोथ माय फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, वी आर गोइंग थ्रू हाउएवर वी आर गोइंग थ्रू आईवीएफ, हाउएवर एक आईवीएफ उनका फेल हो चुका है, एंड जिसमें उन्होंने 4 AA एम्ब्रियो ट्रांसफर करा था, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग था, शी इज 34 years old। तो शी इज आस्किंग कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। तो बिफोर यू आंसर, सो या मैं चाहती हूँ कि पहली बात तो आप व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग सोचना छोड़ के व्हाट कुड गो राइट नेक्स्ट टाइम वो सोचें। एंड नाउ ओवर टू डॉक्टर पाई। Yeah, so basically you need to rule out, because if the tubes are blocked, one of the things that can cause the blockage in tube is tuberculosis. So need to rule out tuberculosis. Do a TB PCR test of the endometrium. If there is a positive test, many times this test comes false positive, यानी गलत से भी पॉजिटिव आता है, बट एक टाइम पॉजिटिव आएगा तो 7 महीना दवा खा ही लो, क्योंकि इंडिया में इतना रैम्पंट है ना ट्यूबरकुलोसिस। तो वो एक करना इंपॉर्टेंट है। एक गर्भाशय में दूरबीन डाल के नहीं देखा होगा तो एक हिस्ट्रोस्कोपी भी करा के लो, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छी तरह से लाइनिंग। जैसे मैंने बोला कि पहले 2 साइकिल में मैं कुछ भी, अभी मैंने डिसीजन लिया, पहले जरा यंग था और जरा डायनामिक, अभी मैंने डिसीजन लिया है कि पहले 2 साइकिल में शुद्ध आईवीएफ, मैक्सिमम डबल ट्रांसफर में करूंगा, पर ज्यादा एड ऑन कुछ यूज नहीं करूंगा उसके बाद, क्योंकि मोस्ट पीपल विल बिकम प्रेग्नेंट विद सिंपल मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है ना मैडम, मैंने आपको मैडम को से बात कर रहा हूं मैं, कि देखो समझो आपके 5 या 8 एम्ब्रियो होंगे, उसमें से 4 जेनेटिकली नॉर्मल होंगे और 4 जेनेटिकली एबनॉर्मल होंगे।
कौन से एम्ब्रियो अंदर जाते हैं उसके ऊपर भी है। अभी टेस्ट तो नहीं करते हम, ब्लाइंडली अच्छे देखने वाले एम्ब्रियो डाल रहे हैं हम लोग जेनेटिक। अभी चाइना विना में ऐसे अभी यूनिट्स आ रहे हैं, वो कपल बोलते हैं नहीं डॉक्टर फर्स्ट शॉट में ही टेस्ट करो, करो यानी करो, हमको नहीं सुनने का नहीं है कुछ, आप करो। तो जबरदस्ती कराने के लिए बोल कर रहे हैं, फोर्स। इवन अमेरिका में बहुत से यंग कपल बोलते हैं नहीं नहीं हम आप पहले शॉट में आप जेनेटिक टेस्ट करो, आपको क्या करना है, हम पैसा दे रहे हैं ना, आप क्यों आवाज कर रहे हो। पर मेरा एडवाइस है नहीं, पहला आप 2-3 साइकिल सिंपल करो, बट ऐसा एक टाइम आएगा अबाउट 5-7 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद, जब हम रूटीनली, मैं ये प्रेडिक्शन देता हूं आज आपको कि आप हर फर्स्ट शॉट में ही जेनेटिकल टेस्ट एम्ब्रियो डाल के प्रेगनेंसी कराएंगे। ऐसा भी एक टाइम आएगा। बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे देश में एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप एक लफ्ज भी निकालना नहीं सेक्सिंग का तो आपको जेल में डाल देंगे। तो क्योंकि मैं फॉक्सी का प्रेसिडेंट भी हूँ और ये हमारा एक मकसद है कि लड़का लड़की में कोई भी फर्क नहीं है, लड़की हो या लड़का हो कुछ भी फर्क नहीं है। और ये एक जो है वो सबसे बड़ा क्राइम है, वो कभी भी करना नहीं है अपने को, और पूछना भी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो है ही। It's a very, very important thing, and thank you for reminding all of us that sex determination is absolutely illegal. In fact, जो लोग फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जा रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक बच्चा होना ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा सेक्स का है ये तो बहुत दूर की बात है, और सेकंड चॉइस होना मतलब इसके ऊपर थॉट ही नहीं जाना चाहिए। एंड वेरी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि पीजीएस एंड जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ पे डॉक्टर अनुभा वर्मा ने पूछा है। शी इज आस्किंग दैट आईवीएफ साइकिल्स, can IVF cycles, especially multiple IVF cycles, cause cervical cancer? Is it true या फिर ये एक तरह का फेक न्यूज है and ladies don't need to, because ये एक थोड़ा सा controversial question रहा है, काफी लोग हमें पूछते भी हैं। नहीं तो सर्वाइकल कैंसर इनफैक्ट इज रिलेटेड टू पैरिटी, तो जिसको ज्यादा बच्चे हो जाते हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण ज्यादा रहता है। तो आईवीएफ में सर्वाइकल कैंसर नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म ओवेरियन कैंसर रिस्क, यू नो मल्टीपल ओव्यूलेशन करके ओवेरियन कैंसर रिस्क थोड़ा 1 in 1000 से बढ़ सकता है, बट वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है बहुत। तो ओवरऑल देयर इज नथिंग। एंड मेरा क्या कहना है कि भाई ना 40 के बाद वैसे भी एक पैप स्मीयर करना इम्पोर्टेंट है। 40 के बाद क्या बोल रहा हूँ, 20 के बाद जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं तो पैप स्मीयर हर बरस करना इम्पोर्टेंट है कैंसर पकड़ने के लिए। देखो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, तो हर रोज स्नान करने के बाद हाथ से चेक करना इम्पोर्टेंट है। राइट हैंड को लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट, लेफ्ट एंड राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट, ये जो क्लिनिकल ब्रेस्ट पाल्पेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कभी लगा इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने का, तो ये एक सिंपल कर सकते हैं। बाद में एक पैप स्मीयर करना इंपॉर्टेंट है, हर बरस या एक पैप स्मीयर होना मांगता है, बहुत ही सिंपल है। और एक सोनोग्राफी हर 1-2 बरस में करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 ओवेरियन कैंसर जो होता है ना, ये ओवरी का कैंसर बहुत ही डेंजरस है क्योंकि एकदम साइलेंट है। आपको डायग्नोस होएगा ना इधर तक पहुंचाएगा, कुछ समझता नहीं है, साइलेंटली ग्रो होता है। ओके, तो ये भी अरे सोनोग्राफी किया थोड़ी बढ़ रहा है, देखा सीधा दूरबीन डाल के निकाल ही दिया प्रिवेंटिवली या अर्ली पकड़ा। तो अर्ली डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यू नो इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स अभी ये कोविड जमाने में ना डॉक्टर के पास जाना भी, मैं भी अभी तक मेरे डरता हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए आजकल। बट यस, प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द स्पेशली कैंसर वाली जब बात आती है, चाहे वो आपने बिल्कुल ही बहुत अच्छा सिंपल ऑल पीपल ऑल दीज प्रोसीजर्स एंड ऑल should have routine testing after 45 once a year should be routinely testing themselves. ये एक यूट्रस रेट्रोगेट की बात पूछ रही हैं कि आईवीएफ विल बी सक्सेसफुल अगर यूट्रस रेट्रोगेट है तो। उल्टा यूट्रस होगा ना तो आईवीएफ बहुत इजी है, यू नो। अच्छा, आईवीएफ में उल्टा यूट्रस में ना एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बहुत ही इजी है। मैंने तो देखा है जब उल्टा यूट्रस में डालता हूँ तो सब प्रेग्नेंट हो ही जाते हैं। I think Sadia was asking this. रेट्रोवर्टेड यूट्रस में, क्योंकि बराबर एम्ब्रियो जाके बराबर अंदर बैठ जाता है। Perfect. इनफैक्ट मेरा ना ये भी कहना है कि पीसीओडी जो है ना, इसमें समटाइम्स इज मोर डिफिकल्ट, बट आईवीएफ से इजी हो जाता है बिकॉज
पीसीओडी में बहुत एग मिलते हैं, बहुत एम्ब्रियो बनते हैं, तो एम्ब्रियो अल्टीमेटली ज्यादा एम्ब्रियो होंगे तो ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। पीसीओ पीसीओ देखो 95% आप प्रेग्नेंट बन जाएंगे। मेरा चैलेंज जो है वो पुअर रिस्पॉन्डर पेशेंट का है। माय चैलेंज इज नॉर्मल एंड पीसीओ पेशेंट। हाइपर रिस्पॉन्डर में तो इजी है अभी, मतलब आपने ना पुअर रिस्पॉन्डर। Dr. Pai, you are going to get so many thank you messages from our community member. So because ये month हम as a PCOS awareness month celebrate करें, it's a worldwide PCOS awareness month. एंड हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए थे लोगों के कि पीसीओएस है क्या, मैं फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होगा, कंसेप्शन प्रॉब्लम, इवन यंग गर्ल्स जो अनमैरिड है, कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रही हैं, एंड पीसीओएस का स्टैटिस्टिक्स आर टू हाई, मतलब 1 in every 6 या 4 गर्ल इन इंडिया इज गोइंग थ्रू पीसीओएस. सो नाउ दैट यू से दिस, इट इज वेरी वेरी होप, आई मीन इट रेजेस होप एंड इट makes people more hopeful. However, prevention again is the key in PCOS. आपको अगर PCOS का कुछ भी diagnosis होता है या आपको कुछ भी लगता है, facial hair है या periods का issue है, you should immediately go to the doctors and get it diagnosed and then manage it, because PCOS is all the game of management. So yeah, so I think viewers, हमारे पास अब बहुत ही कम time रह गया. We have taken a lot of time with Dr. Pai and he has given us such interesting insights. We'll take one more quick question. Doctor, ये काजल अग्रवाल है, she's asking that I'm 31 years old. I does not have vaginismus. Vaginal passage is clear. As per your advice, given 50 mg Cavitra to male, still intercourse is not happening. What would be the reason for non-happening of intercourse? Any test for it? Done IUI at Fortis, but negative result आया है. नहीं, बेसिकली जब one of the of infertility की inability had to have proper sex can also cause infertility. But से बच्चा तो रह सकता है, पर संबंध रखना भी इम्पोर्टेंट है, और यदि उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है. उसके लिए सेक्सोलॉजिस्ट जो है, मेल एंड्रोलॉजिस्ट जो है, देयर आर स्पेशल डॉक्टर जो है, वो आपको काउंसिल करके एक्सरसाइजेस बता के वो आपको ठीक कर सकते हैं. आप समझ गए? तो रिमेम्बर कि हाँ, आपको यदि प्रॉब्लम है सेक्स का, उसको करेक्ट किया तो आपको बच्चा भी रहेगा, जा सकता है, पर वो दोनों पैरेलल में करना पड़ता है. आप ऐसा हम रुक के बोलेंगे पहला हम सेक्स को, बाद में आपको ऑटोमेटिकली अपने आप बच्चा, थियोरेटिकली ठीक है, बट इन एक्चुअलिटी ठीक नहीं है. दोनों चीज साथ में करना इम्पोर्टेंट है. Absolutely, absolutely. So एक आंचल पूछ रही है कि he wants to know about embryo glue. आंचल, embryo glue के बारे में हमने आर्टिकल करा, अभी डॉक्टर ने भी बात करते करते बताया है. Maybe you can read the article, but quickly if you want. हाइलुरोनिक करके एक केमिकल है, वो उसमें होता है, उससे प्रेगनेंसी होता है, तो एम्ब्रियो ग्लू यूज कर सकते हैं. हमारे ग्रुप में समाव क्यों वो ना बहुत स्टिकी रहता है, तो हम जब एम्ब्रियो डालते हैं तो बहुत से टाइम बाहर यूज करना बंद किया. मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़े डॉक्टर यूज करते हैं, उससे कुछ ग्लू पकड़ के रखे, ऐसा कुछ नहीं है. वो जरा आपको लगता होगा, बट आई एम नॉट फाउंड मच डिफरेंस इन आउटकम. मैंने आपको बोला सिमवेव अच्छा लैब होएगा ना, अच्छा हाथ होएगा ना, तो आपको प्रेगनेंसी ऐसे ही हो जाएगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर. इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों ने दे आर सेइंग दैट इट इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, ग्रेट सेशन. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट मुझे भी इतना कुछ सीखने को मिला आपसे बात करके. क्वेश्चन मैंने देखा कि पीसीओएस में एज कर सकते हैं, तो पीसीओ में इतने एग बनते हैं कि ढेर सारे कर सकते हैं. पीसीओ यानी मेरा सबसे इजी पेशेंट है. जब मैं लेक्चर देता हूँ तो बोलता हूँ यार पीसीओ पेशेंट 95% प्रेगनेंसी कर दूंगा 3 अटेम्प्ट में. 3 अटेम्प्ट मांगता है. देखो ये एक इम्पोर्टेंट है मेरा मैसेज आप सबको, कि अटेम्प्ट 3 में 90% होते हैं. आप कोई किसको बता रहे हैं रॉन्ग तो इमीडिएटली आप सोच लेना, बिकॉज काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे देश में ना थोड़े लोग ऐसे ब्लैक शिप बोले हम लोग, वो रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं, वो उसमें आप आना नहीं. Clarity of mind is very important. 3 attempt में 90% get chance of pregnancy with any doctor.
Absolutely. So वही है. So I think I'll just quickly recap what is required is of course lifestyle management prevention है. आपको stay aware कि आपके पास कितना window है, and most important is counseling is there. Go with an open mind. Perspective आपको clear होना चाहिए. बहुत ज्यादा उस पे stress या एकदम हार्प मत करिए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है. You have to progressively think about it. There are so many technologies. I think डॉक्टर पाई ने विद इन 1 hour पता नहीं कम से कम 15-20 तो आपने ऐसी टेक्नोलॉजीज के नाम बता ही दिए हैं. सो देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज टू हेल्प यू आउट, बट देन एंटीथेसिस ये भी है कि आपने जंप नहीं करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप लेना है एंड फिगर आउट द बेसिक्स. ये मेरे ख्याल से डॉक्टर पाई, आई थिंक इट्स अ लैडर काइंड ऑफ प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. जैसे अमिताभ बच्चन का है ना, अगला पड़ाव. तो उस तरह से आपने एक एक को क्रॉस करते करते ऊपर जाना. अभी आजकल क्या है, पेशेंस नहीं है, अंडरस्टैंडेबली, बिकॉज यूजुअली थोड़ा सा लेट एज में दिस थिंक अबाउट प्रेगनेंसी, तो वो तुरंत वो 2-4 लैडर को जंप करना चाहते हैं, डबल लैडर करना चाहते हैं. तो वहां पे बेसिक आप अपनी बॉडी को एक्चुअली हार्म कर रहे हैं इन रिट्रोस्पेक्ट. बिकॉज हम तो ये कहते हैं कि आपको सिर्फ माँ बनना, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना, आपको एक अच्छी माँ बनना, एक हेल्दी बेबी करना और उसके साथ खेलना है, उसको बड़ा करना. तो यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी. तो ये सिर्फ माइलस्टोन नहीं हो सकता है. सो एनी लास्ट वर्ड्स डॉक्टर पाई यू वांट टू से टू आवर फर्टिलिटी दोस्त? No, बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, मैं बोलना है कि शादी अच्छी एज में होना मांगता है. एट द सेम टाइम आप करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. यदि आपको शादी जरा लेट करना, और वैसे भी ना आजकल कॉम्प्रोमाइज नहीं करो ना, कोई अच्छा मिला तो मत शादी करो ना, वेट. हाँ, जरा टेंशन है तो एक फ्रीज भी आप कर सकते हो. आप समझ गए. द सेकंड थिंग इज, होने के बाद इमीडिएटली, आजकल कैंपेन भी है कि इमीडिएटली बच्चा पैदा नहीं करो, 2 बरस आप एंजॉय करो, रुको. उसके बाद यदि 1-1.5 बरस नेचुरल करने से बहुत लोग 90% लोग प्रेग्नेंट हो जाते. और वो ट्राई करने के 1-2 छोटे टेस्ट लाइक AMH टेस्ट, एक सीमेंट टेस्ट, एक सोनोग्राफी करके लेना अच्छा है, ताकि ओके आई एम ओके नाउ. नहीं हुआ 1 बरस के अंदर तो फिर डॉक्टर के पास जाके सिंपल टेक्निक से ट्राई करना. टाइम इंटरकोर्स बोलते हैं, उससे भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं. फिर IUI करके देखो, नहीं हुआ तो लैप्रोस्कोपी करके फिर 1-2 और IUI. ऐसे 1-2 बरस में 90% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं. और नहीं हुआ तो IVF करो. तो ये मेरा एडवाइस है. और प्रिवेंशन भी है. मेल्स को एडवाइस देना चाहता हूँ कि सिंगल पार्टनर इज इम्पोर्टेंट. इन्फेक्शंस हो सकते हैं, टूसिस प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट है हमारे देश में. I think we lost Dr. Pai again. आप फिर से रिपीट करेंगे डॉक्टर पाई, लास्ट सेंटेंस जो आप बोल रहे थे, आवाज चली गई थी. आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर पाई. Can others hear Dr. Pai? Please let us know in the comment. Can you hear him? We cannot hear. आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही डॉक्टर पाई. I will now, yes, I will now close the session. No, आपकी आवाज नहीं आ रही है. We can't hear you. So I think, Dr. Pai has told us so many interesting things, and we have tried to answer most of your comments and questions. If you are not able to, yeah, अब आ रही है. हाँ जी, अब आ रही है आवाज. Hello. Yes, you were giving closing remarks. हाँ. So hello. Yes, can you hear absolutely. me? Acha, so now basically what I'm trying to say is that you need to go through the things properly. पहले यानी टाइम, नहीं तो IUI, नहीं तो लैप्रोस्कोपी फॉलोड बाय IUI, और नहीं हुआ तो फिर IVF इज द एंड पॉइंट, इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर स्लीप रहना बहुत जरूरी है. ये सब करके majority people will become pregnant. And remember कि
आजकल जेनेटिक्स भी जोर में आया है, तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कंसेप्ट टाइम में बेबी को मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट है। कभी ऐसा डाउट आ कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो टेस्ट करके देखना इम्पोर्टेंट है कि सब बच्चा ठीक है कि नहीं। एनआईपीटी करके एक नई टेस्ट आई है, वो 11 वीक्स में ब्लड टेस्ट से, मदर के ब्लड टेस्ट से हम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बेबी अच्छा है कि नहीं। तो ये सब करना इम्पोर्टेंट है, अच्छे डॉक्टर के पास जल्दी जाके नाम डालना इम्पोर्टेंट है। ये सब करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Pai. It was such an informative session. हमें 1 घंटे के अंदर आपने इतनी सारी नई नई चीजें भी बताई, पर्सपेक्टिव्स भी बताए, और you also told us how to take care of us in the preventive segment also, and not to be taking too much of stress. And coming from a very senior doctor like you, who says that अगर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करते हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है आराम से. Only it is the 20% who go to the fag end of IVF, एंड उसमें भी बहुत अच्छे सक्सेस चांसेस है अगर आप मिनिमम 3 साइकिल्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो. So these are very important reassuring things that you have told. Thank you so much. And viewers, अगर आप want a teleconsultation with Dr. Pai, any आपको connection उनके साथ चाहिए और discuss करना है या उनके साथ मिलना है, so please connect with us. Our numbers are here. You can WhatsApp us, you can write a mail to us, and or just you let us know in the comments and our team will connect with you. Thank you so much. Stay connected with us. Thank you so much, Dr. Pai. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. Bye. So thank you, guys. I hope you all had an amazing अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फर्टिलिटी इज. इट्स नॉट कि हर कोई फर्टिलिटी वाले सेगमेंट में इशू हो रहा है तो उसको आईवीएफ के लिए जाना है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, स्मॉलर थिंग्स दैट यू कैन मैनेज, एज आवर डॉक्टर पाई हैज टोल्ड अस. एंड आपको बहुत इंफॉर्मेशन इस सेशन से मिला होगा. प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस. आवर वेबसाइट हैज लॉट ऑफ अमेजिंग आर्टिकल्स. आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके बारे में डीप डाइव आर्टिकल्स रिटन बाय आवर एक्सपर्ट्स, रिटन बाय डॉक्टर्स आर देयर, व्हिच इज ऑन पीजीएस, on a TB treatment, on laparoscopy, on PCOS, PGS, ERA, हर तरह का आपको आर्टिकल वहां पे मिल जाएगा. So please go there and check them out. We have our amazing program called Fertility Coach Programs, जहाँ पे भी, as Dr. Pai was absolutely saying, and lot of other doctors जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सबने इसी बात पे स्ट्रेस करा है कि ट्रीटमेंट तो अपनी जगह बहुत जरूरी है, बट देन यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी एंड माइंड, जिसके लिए आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, योर इमोशनल हेल्थ मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव बॉट दिस प्रोग्राम कॉल्ड फर्टिलिटी कोच प्रोग्राम्स फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, फॉर आईवीएफ. तो जो आपका प्रॉब्लम है, हम उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट थ्रू आवर कोचेस एंड एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स देते हैं, जिससे कि इवन वी हैव एक्यूप्रेशर इन दैट, वी हैव इमोशनल वेलनेस, वी हैव योगा, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स कंबाइंड इनटू दैट, सो दैट you are able to reach your goal of motherhood very soon. We recently have a case जो हमारे साथ सिर्फ 2 महीने उन्होंने प्रोग्राम करा, and she is conceived naturally. And there's another case जहाँ पे उनके follicles नहीं grow हो रहे थे, उनका embryos अच्छे नहीं बन रहे थे, and with taking our program she was able to go for a successful IVF. So guys, stay connected with us. Thank you and bye bye.